Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Professor Ashkar Bhatti. In this lecture, we are going to conclude our lesson number 1, The Dying Sun by Sir James Jeans. और आखिर पे साथ ही साथ हम इस लेसन की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसे भी डिस्कस करेंगे. So before we start the text of the lesson, it is necessary to recapitulate what we have gone through. So students, हमने अपने previous first lecture में ये जाना कि जो 4 पैराग्राफ्स, तो स्टूडेंट्स अपने previous lecture में हमने 4 पैराग्राफ्स पढ़े थे. सो उसमें हमने ये जाना कि सर जेम्स जीन्स जो हैं वो अपनी इस एक्सीडेंटल थ्योरी अबाउट द क्रिएशन ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में जो कुछ बताते हैं वो ये है कि वो सबसे पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि इस कायनात में टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितनी है. देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, इस कायनात में वो बताते हैं कि सितारों की कुल तादाद कितनी है. याद है उन्होंने क्या कहा था? सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि दुनिया के सारे साहिल समुद्रों पर मौजूद रेत के ज़रात के बराबर कायनात में सितारों की तादाद है. और साथ ही साथ वो उनके साइज के बारे में बताते हैं. एंड देयर साइज, वो उनके साइज के बारे में बताते हैं कि सितारों के जो साइज हैं, हुजम है, वो कितने हैं. अब वो पहली ही लाइन में कहते हैं कि a few stars are known which are hardly bigger than the earth. और बाकियों के बारे में वो कहते हैं कि इतने बड़े हैं वो सितारे कि thousands of earths जो हैं can be packed inside each. मुराद एक सितारे में हजारों करोड़ों जमीनों को समोया जा सकता है. इसका मतलब है कि हमारी जो जमीन है उन सितारों के सामने जस्ट क्या है, एक ग्रेन ऑफ सैंड है. उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो बताते हैं मूवमेंट ऑफ द स्टार्स, यानी ट्रैवलिंग ऑफ द स्टार्स, के सितारे इस स्पेस में, खला में सफर कैसे करते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो उनके दरमियान फासले के बारे में भी बताते हैं. पहले तो वो बताते हैं कि जो बड़े बड़े सितारे हैं वो मोस्टली जर्नी ट्रैवल अलोन, और कुछ जो हैं जो कि छोटे सितारे हैं वो ग्रुप में वो इकट्ठे सफर करते हैं. सो जब वो फासले की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि एक सितारे का दूसरे सितारे के साथ जो फासला है ओवर 1 मिलियन माइल्स का है. और बाद में वो क्या करते हैं, सितारों के डिस्टेंस को बताते हुए एक एग्जाम्पल देते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ शिप. वो एक जहाज की जो कि किसी एम्प्टी ओशन में क्या है, नेविगेशन कर रहा हो, चल रहा हो, उसके बारे में बताते हैं कि एक जो जहाज है वो अपने नियरेस्ट जो नेबर शिप से तकरीबन क्या है, ओवर 1 मिलियन माइल्स के फासले पे होता है. सो सितारों का एक दूसरे के करीब आके टकरा जाना वो कहते हैं ये एक रेयर इवेंट है क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है. तीसरे पैराग्राफ में वो स्टेलर कोलिजन के बारे में बताते हैं. और आपको याद होगा कि स्टेलर कोलिजन, स्टेलर का मतलब स्टार, कोलिजन का मतलब स्ट्राइकिंग, टकराना. सो इसके बारे में मैंने कुछ आपको कल बताया था कि इसके सबब से ही, दो सितारों के टकराने ही से ये जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स वजूद में आया है. तो वो क्या बताते हैं तीसरे पैराग्राफ में कि स्टेलर कोलिजन एंड द क्रिएशन ऑफ आवर प्लैनेटरी सिस्टम, हमारा जो सितारों का निजाम है, ये जो निजाम शमसी है, ये दो सितारों के टकराव के सबब वजूद में आया. एक वेंडरिंग स्टार क्या है, हरकत करते हुए खला में, क्या है, अचानक सूरज के करीब आया और सूरज की सतह पर उसने टाइडल वेव्स को पैदा किया. और वो टाइडल वेव्स इस कदर ताकतवर और बड़ी होती गई कि जब वो सितारा सूरज से दूर हटने लगा तो माउंटेन लाइक वो जो टाइडल पुल थी वो टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर सूरज के गिर्द ही घूमने लगे. तो वो टुकड़े क्या कहलाए, वो प्लैनेट्स कहलाए और उन्हीं में से एक हमारी
जमीन है। चौथे पैराग्राफ में वो हमें बताते हैं द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जमीन पे जिंदगी की इब्तदा कैसे हुई। वो बताते हैं कि सितारे जो हैं वो तो गर्म बहुत हैं, उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सितारे जो टूटकर क्या थे, सूरज के गिर्द घूमने लगे थे, इनमें से ही एक ने ठंडा होते हुए क्या किया, जिंदगी को जन्म दिया। और बाद में वो फिर इस जिंदगी के एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में थी, लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्स होती गई और फिर हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। सो ये डियर स्टूडेंट्स अब तक रिकैप्चुलेशन है द डाइंग सन की, जितना हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं और इसकी टेक्स्ट को वहीं से स्टार्ट लेते हैं वेयर वी हैव एंडेड। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay students, now please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. So हम start ले रहे हैं, जरा तवज्जो दीजिए। बातें रिकैप्चुलेशन में आ चुकी हैं कि क्या कुछ पढ़ चुके हैं, और आइंदा जो हम पढ़ने वाले हैं उसे तवज्जो दीजिए। इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को भी आपने नोट करना है, इसलिए नोटबुक को रेडी रखिए। Although we cannot speak with any certainty, certainty, belief या श्योरिटी, कन्विक्शन। सो अगरचे हम किसी पुख्ता यकीन के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली, ऐसा गालबन इम्कान लगता है, दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू बीइंग, कि इंसानी नस्ल जो है, रेस का मतलब नस्ल, वो वजूद में आई थी इन सम सच वे एज दिस, कुछ इसी तरह के तरीके से जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, खड़े होते हुए अपने इस छोटे से रेत के जर्रे पर। अब ये रेत का जर्रा किसको कहा गया है? ये मेटाफोरिकली ये हमारी जमीन को कहा गया। मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन में राइटर ने क्या किया है, जमीन को महज एक जर्रा ही कहा है। सो अभी भी वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के इस छोटे से जर्रे पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर, डिस्कवर एक्सप्लोर, हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात की फितरत और इसके मकसद को। नेचर इंस्टिंक्ट और पर्पस एम। विच साउंड्स आवर अर्थ इन स्पेस एंड टाइम, जिसने घेरे में लिया हुआ है, साउंड्स का मतलब घेरे में लिया हुआ है हमारे इस घर को खला में और वक्त में। मुराद वक्त और जगह के हिसाब से क्या है, हमारे इस घर यानी जमीन को क्या किया हुआ है, इस कायनात ने घेरे में लिया हुआ है। कहा जाता है कि मैन इज द प्रिजनर ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो एक जगह जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, यकीनन इस वक्त इस जगह का मैं क्या हूं, कैदी हूं। तो यकीनन ऐसा ही है कि इंसान इस कायनात में जगह और वक्त का क्या है, कैदी है। Our first feeling is something like fear. इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, सो स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा। हमारा जो पहला एहसास है वो कुछ गालबन खौफ का सा है। समथिंग लाइक फियर, खौफ का सा है। फीलिंग का मतलब इमोशन। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, अब सवाल भी यही पूछा जाता है कि व्हाई इज दिस यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, ये कायनात बहुत ज्यादा डरावनी क्यों लगती है। तो अब जरा देखते रहिए कि वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग टेरिफाइंग, हमें ये कायनात डरावनी लगती है। पहली वजह देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके बहुत ज्यादा फासलों की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, इमेंस का मतलब लार्ज, एम्पल, एक्सटेंसिव, डिस्टेंसेस फासले।
which we do not understand, जिनको हम नहीं समझते। frightening, अब दूसरी वजह आने वाली है। ये कायनात डरावनी लगती है because of the stretches of time, जमानों के वक्फों की वजह से, वक्त के वक्फों की वजह से, so great, जो कि बहुत बड़े हैं, that we cannot imagine them, कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, जो कि सारी की सारी इस इंसानी तारीख को मुकाबलतन बहुत ही छोटा बना देती है। फ्राइटनिंग, तीसरी वजह कि ये डरावनी है कायनात, बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लॉनलीनेस, लॉनलीनेस, आइसोलेशन, और आइसोलेशन आजकल तो हम इसे खूब जानते हैं। ये कायनात हमें डरावनी लगती है किसकी वजह से? यहां शदीद तन्हाई की वजह से, सेपरेशन की वजह से। और आगे क्या है? एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और ये कायनात हमें डरावनी लगती है कि इस खला में हमारा घर जो है, यानी जमीन जो है, ये बहुत ही क्या है? छोटी है। लिटलनेस, स्मॉलनेस। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये क्या है? ये हमारी जो जमीन है, ये दुनिया की तमाम समुद्री रेत के एक जर्रे का 10 लाखवां हिस्सा है। सो स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे होंगे कि किस कदर मीगर और किस कदर लिटल हमारी ये जमीन है इस कायनात में। सो आइए चंद सिनोनिम्स को इस पैराग्राफ में से देखते हैं। बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए। ग्रेन, पार्टिकल, पीस, बिट, ग्रेनुअल। डिस्कवर, एक्सप्लोर, फाइंड, ब्रिंग टू लाइट, डिटरमिन। फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग, fearful, appalling, most likely, probable, possible, perhaps, surrounds, encircles, encompasses, envelops. So, dear students, move to the next paragraph. But above all else, मगर इन तमाम तर बातों से बढ़कर, इन तमाम तर बातों से बढ़कर, आगे सुनिएगा, we find the universe frightening, हमें ये कायनात डरावनी और खौफनाक लगती है। अब ये छठी वजह है, तो आइए देखते हैं। Because we cannot find any sign, क्योंकि हमें कोई भी अलामत दिखाई नहीं देती। साइन का मतलब अलामत। That life, ऐसी जिंदगी की, like of on exist anywhere, जैसी कि हमारी जिंदगी है, कि इस जैसी जिंदगी कहीं और भी मौजूद हो, पाई जाती हो, in it except on the earth, सिवाय कहां के? जमीन के। मुराद जैसी जिंदगी हम यहां गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी क्योंकि कहीं और नहीं पाई जाती, इसलिए भी हमें यह कायनात डरावनी लगती है। सो इंडीड, बेशक, बिलाशुबा, फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, क्योंकि बिलाशुबा ज्यादातर जो इस खाली खला का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्या है? सर्द है। दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि तमाम तर जो जिंदगी है वो इसमें क्या हो जाएगी? वो मुंजमिद हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो जम जाएगी। फ्रोजन का मतलब चिल्ड। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट, और ज्यादातर जो इस कला में मादा है वो बहुत ज्यादा क्या है? गर्म है। एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि जिंदगी इस पर क्या है? नामुमकिन है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, लगता है कि कायनात के इस मंसूबे में इस जिंदगी का कोई किरदार नहीं है। पार्ट का यह मतलब है रोल। तो आगे देखते हैं। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लेनेटरी सिस्टम, जो कि हमारे निजाम शमसी ने, सियारों के निजाम ने क्या की है? जन्म दी है। ये जिंदगी जो पैदा की है हमारे सियारों के निजाम ने, लगता है कि कायनात के इस निजाम में इसका कोई किरदार नहीं है। कैलकुलेशन शोज, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन। सो अंदाजा, तहमीनिया, ये जाहिर करता है
that there can be only very few such systems in space, कि इस तरह के जो निज़ाम है कायनात में, खला में, वो क्या है, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। फ्यू लिखा तो इसका मतलब ना होने के बराबर। Yet so far as we can see, ताहम जहां तक हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, इस तरह की जिंदगी जिससे हम वाकिफ हैं जमीन पर, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, ये महज जमीन जैसे ही सियारों पर वजूद में आ सकती है। इट नीड सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपेरेंस, अपेरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जिस्टेंस वजूद। सो इसे जरूरत है मुनासिब तबई हालात की अपने वजूद के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, और क्या है, सबसे अहम तरीन जो चीज है वो दर्जा हरारत है जिस पर मादे जो हैं वो क्या है, माया हालत में वजूद में रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, now draw your special attention to whiteboard to discuss some important synonyms. Suitable, appropriate, right, apt, proper. Appearance, existence, emergence, advent, materialization. Calculation, data, facts and figures. So अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, तवज्जो बोर्ड पे रखिए। The stars themselves are far too hot for this. पहले भी जान चुके हैं कि सितारे बहुत ही ज्यादा क्या हैं, गर्म होते हैं, और अब यहां बात हो रही है कि जिंदगी इस पर वजूद में नहीं आ सकती। We may think of them as a collection of fires. हम इनके बारे में कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आग के मजमूए हैं, आग के गोले हैं। कलेक्शन का मतलब क्लस्टर। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो कि खला में बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ, वार्मथ का मतलब हरारत, जो कि मुहैया कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग सप्लाइंग, जो कि हरारत को फराहम कर रहे हैं। इन सराउंडिंग्स, गिरदोनवा में। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, जहां पे दर्जा हरारत जो है वो एब्सोल्यूट जीरो से भी लगभग कितना है, 4 दर्जे ज्यादा है। देख रहे हैं किस कदर दर्जा हरारत है। सो आगे चलते हैं। दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, जो कि यख का, ठंड का 484 डिग्री का दर्जा हरारत है ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पे। इन द immense stretches of space, खला के इस वसी और अरीज फैलाव में आप स्ट्रेचेस क्या कह सकते हैं, विड्थ, और इमेंस क्या है, लार्ज, एम्पल, एक्सटेंसिव। सो खला के इस वसी और अरीज फैलाव में ब्याउन द मिल्की वे, कहकशाओं से दूर, ब्याउन का मतलब फार, तो कहकशाओं, मिल्की वे कहकशाओं से दूर, तो तवज्जो दीजिएगा। इट इज कोल्ड स्टिल, ये अभी भी कदरे ठंडा है, या वहां पे कदरे अभी भी ठंड है। अब सुनते जाइए। इट इज कोल्ड स्टिल, ये अभी भी वहां ठंडा है, और आगे लिखा है अवे फ्रॉम द फायर्स, और इन आग के मजमुओं से दूर। ये आग के मजमुए किन्हें कहा जा रहा है, सितारों को। सो इन आग के मजमुओं से दूर देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। कैसी ठंड है, अरे सैकड़ों दर्जों की वहां पे यख है, ठंड है। क्लोज अप टू देम, उनसे दूर तो क्या है, सैकड़ों दर्जों की ठंड है। क्लोज अप टू देम, जबकि उनके करीब क्या है, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हजारों दर्जों का क्या है, गर्मी का दर्जा हरारत है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जहां पे तमाम तर ठोस चीजें पिघल जाती हैं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम तर मायात जो हैं वो उबलने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स देखिए। स्कैटर्ड, स्प्रेड, स्ट्रूड, डिस्पर्स, डिसबैंडेड। स्ट्रेचेस, विड्थ, एरियाज, एक्सपेंस, ट्रैक्ट्स, और आखिर पे फ्रॉस्ट।
फ्रॉस्ट का क्या मतलब है? चिल। आइस क्रिस्टल्स, बिटर कोल्ड, कोल्डनेस। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि एक्सटेंसिव शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए समझिएगा। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। ये नैरो बेल्ट के बारे में पूछा जा सकता है। नैरो का मतलब क्या होता है? थिन, कंजस्टेड। जिंदगी जो है वो महज तंग और तारीक पट्टियों में, बेल्ट का मतलब स्ट्रिप, पट्टियों में, इलाकों में क्या है? वजूद में आ सकती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो कि हर एक इस आग के गोले के गिर्द हैं एक खास फासले पे। सराउंडिंग का मतलब गिर्दोनवा में। एट अ डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? सर्टेन डिस्टेंस, एक खास फासले पे, जो कि क्या है? इस आग के गोले। फायर्स किसको कहा गया है? आग के गोले को। Where the temperature is neither too hot nor too cold, जहां पे दर्जा हरारत ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा सर्द है। इसका मतलब वहां टेम्परेचर क्या है? उन नैरो बेल्ट्स में मॉडरेट है। दैट्स वाई राइटर क्या कह रहा है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। सो आइए देखते हैं आगे। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। इन बेल्ट से बाहर, इन डोरियों से बाहर, इन इलाकों से बाहर जिंदगी क्या हो जाएगी? जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न अप, और इनके अंदर क्या हो जाएगी? जिंदगी बर्नट अप, ये जल जाएगी। तो आइए देखते हैं आखिर पे वो क्या कहता है। अ रफ कैलकुलेशन शोज, एक आम अंदाजा जाहिर करता है, दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि ऐसी तमाम तर जो दर्जा हरारत की पट्टियां हैं, विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिनके अंदर जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इस तमाम तर पट्टियों को यकजा कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। एडिड का मतलब क्या होता है? कलेक्टेड, गैदर्ड। मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस, तो ये सारी की सारी खला का कितना हिस्सा बनता है? तवज्जो दीजिएगा, ये 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम जगह बनती है। स्टूडेंट्स, हर सितारे के गिर्द क्या है? एक नैरो बेल्ट है। ऑथर कहता है कि अगर इन तमाम नैरो बेल्ट्स को पूरी कायनात में से जमा कर भी लिया जाए तो तब भी पूरी कायनात का कितना? 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी ये कम जगह बनती है। तो आगे देखिएगा। एंड इवन इनसाइड देम, और हत्ता के इनके अंदर भी, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी बड़ी ही क्या है? फिर भी नायाब है। रेयर का मतलब सेल्डम, प्रेशियस। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, अनयूजुअल अनकॉमन, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा गैर मामूली है। किसके लिए? फॉर सन्स, सन्स कौन है? स्टार्स, सितारों के लिए, सूरजों के लिए। टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज अवर सन हैज डन, कि वो ऐसे सियारों को फेंके जैसे कि हमारे सूरज ने किया है। भाई ऐसा क्या है? बड़ा अनयूजुअल है कि एक सितारा क्या है? हमारे सन की तरह क्या करे? अपने गिर्द प्लैनेट्स को इस तरह से फेंके। प्रोबेबली, प्रोबेबली, परहैप्स, लाइकली, प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1 लाख, I mean 100,000, has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. गालबन 1,00,000 सितारों में कोई ऐसा एक सितारा हो सकता है जिसके गिर्द उसका सियारा इतने मुनासिब फासले पे गर्दिश करे जहां जिंदगी का वजूद क्या हो? मुमकिन हो। सो स्टूडेंट्स, जिंदगी का वजूद सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर वाली जगह जो कि अर्थ पे है वहीं पे मुमकिन है। सो आइए देखते हैं चंद सिनोनिम्स को। बोर्ड पे तवज्जो दीजिए। प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, पॉसिबली, लाइकली, नैरो, क्रैम्ड, स्मॉल, लिमिटेड, अनयूजुअल, रेयर, इनफ्रीक्वेंट, एक्सेप्शनल। सो आई डू थिंक कि आपने पूरा लेसन बड़ी तवज्जो से सुना और इसे जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सो आइए अब इसकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे तवज्जो देते जाइए।
टेक्स्ट जो है उसके बाद एक्सरसाइज की बारी है और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और यकीनन आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट? तो आंसर क्या है? A star seldom finds another star near it because the stars travel through a universe so immense that it is a very rare event for one star to come near to another star. There is an average distance of well over 1,000,000 miles between one star and its nearest neighbor on a scale model. Recapitulation में भी मैंने बताया और अपने previous lecture में भी हम टेक्स्ट पढ़ते हुए ये जान चुके हैं कि क्यों कर एक सितारा शाज़ो नादर ही दूसरे सितारे के करीब आ सकता है। सो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। What happened when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun? क्या हुआ था? तो आइए देखते हैं, आसान बात है। According to Sir James Jeans, when a wandering star came near the sun, its tidal pull must have raised very high tides on the surface of the sun. ऐसे ही हुआ था। तो आइए सवाल का जवाब बड़ा आसान है। तीसरे सवाल पे चलते हैं। What happened when the wandering star came nearer and nearer? अच्छा, जब वो करीब से करीब आता गया तो फिर क्या हुआ था? आइए देखते हैं, ये भी आसान बात है। An immense tidal wave, एक बहुत बड़ी कश्शे शकल रखने वाली जो लहर थी, must have traveled over the surface of the sun when the star came nearer and nearer. Consequently, natijatan, huge mountain was made which we can hardly imagine it. So, आसान आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। What are planets and how did they come into existence? तो सारी तफसील आप जानते हैं, आइए देखते हैं। Planets are the heavenly bodies that revolve around the sun. They came into existence as a result of a rare event when a wandering star came near the sun. The tidal pull of this star formed the mountain of molten matter on the solar surface. When the wandering star moved away, the mountain of molten matter was torn to pieces which fell into space. These pieces are called planets of which our earth is one. बात समझ आ गई कि जैसे जैसे वो करीब आया सूरज की सतह पर टाइडल वेव्स, मॉल्टन क्या है वो गैसेस पैदा होती गई और वो मॉल्टन मैटर का जो माउंटेन था वो उस वक्त टूट गया जब वो सितारा दूर हटने लगा, तो उस सूरत में प्लैनेट्स जो हैं वो वजूद में आए। सो सिक्स क्वेश्चन है, राइट अ नोट on the beginning of life on the earth. So, आइए आसान है। According to Sir James Jeans, the planets cooled down gradually. Life started on the earth in simple organisms whose living power consisted chiefly in their ability to reproduce themselves before dying. From these organisms started a stream of life that ended in the form of human beings. So students, second last question की तरफ जा रहे हैं। अब तक यकीनन आप समझ गए हैं कि क्या आंसर्स हैं। So 7 question है, why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. तो आइए देखते हैं इसकी रीजन क्या है। The universe is so frightening because of its immense distances. याद है मैंने आपको पढ़ाते हुए ये सब बताई थी। Great stretches of time, our littleness and loneliness in space, and the impossibility of the existence of life like our own at anywhere else. So dear students, reasons 5 reasons हैं, तो आप जान गए होंगे क्योंकि टेक्स्ट पढ़ते हुए भी ये मैंने बताई थी। तो आइए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज? डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट?
तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। लाइफ नीड्स suitable physical conditions for its existence, the most important of which is the temperature at which distances can exist in a liquid state. Such conditions generally do not exist on other heavenly bodies. So students, lesson number 1 the dying sun और उसकी एक्सरसाइज हम कर चुके। प्लीज एक्सरसाइज को अच्छा तैयार कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।